This is the second part of your unit 1, that is graphs in economics. टोटल वेटेज इसका 8 मार्क्स का है और जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मार्च 2020 के अंदर 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था और मार्च 2018 में इट वाज आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स. नाउ अगर एक 5 मार्क और एक 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो कितना लिखना है, दैट विल डिस्कस आफ्टर द क्वेश्चन इज ओवर. तो फर्स्ट आपके लिए सामने जो है वो क्या लिखा है, व्हाइल मेकिंग डायग्राम्स इन ग्राफ्स कौन कौन सी चीजों को हमको ध्यान में रखना है, व्हाट थिंग्स वी शुड कंसीडर एट द टाइम ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स इन ग्राफ. So while making diagrams in graph, the following aspects should be considered. As the purpose of drawing picture is to make an analysis simpler and more effective. यानी हम अपना एनालिसिस और ज्यादा सिंपल बनाना चाहते हैं और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं. दैट्स व्हाई अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपने चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम, किस तरह का डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, या तो ग्राफ या उसका प्रेजेंटेशन, राइट. द राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चोजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव, राइट. यानी सही तरीके का. आगे अपने देखेंगे कितने अलग अलग तरीके के डायग्राम्स एंड ग्राफ्स अपने सामने हैं. सो सर्टेन डेटा कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बार डायग्राम, यानी कुछ डेटा को अपने बार डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं और कुछ डेटा को अपने पाई डायग्राम के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं. तो यूजर को क्या चाहिए, जो बनाने वाला है ग्राफ को बनाने वाला, वो क्या ध्यान में रखेगा कि इसमें से कौन सा डायग्राम ज्यादा इफेक्टिव है. और हम डेटा को पहले चेक करेंगे और डेटा को देखने के बाद में हम उसके बेस के ऊपर डायग्राम्स को बनाएंगे. तो फर्स्ट थिंग इज चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ इन देयर प्रेजेंटेशन. अब क्लैरिटी का मतलब क्या, अ पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर. क्लैरिटी यानी जब भी डायग्राम ड्रॉ करे तो उसको कैसा साफ सुथरा रखें, मतलब कि बहुत ज्यादा इसके अंदर चेक चाक करने की आपको जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू कैन पुट डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स. अगर आपको कंपोनेंट बताने उसके अलग अलग, तो आप इसके लिए शेड्स या तो कलर्स को यूज कर सकते हैं. यानी अलग अलग बार्स है अलग अलग डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, तो सबके लिए अलग कलर या तो शेड्स यूज कर सकते हैं अपने. तो ये क्लैरिटी के लिए हमको नीट एंड क्लियर रखना, ये बताया गया. देन आफ्टर स्केल्स एंड मेजर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केल्स एंड मेजर. डायग्राम जो है वो अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए. अब अप्रोप्रिएट साइज से मतलब ये होता है कि व्हेन एवर वी ड्रॉ अ डायग्राम, एक ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ अपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे. तो ग्राफ पेपर पूरा भर जाए ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, बहुत छोटा ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है. स्केल कैसा होना चाहिए हमारे लिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए. तो साइज में अप्रोप्रिएट कब लगेगा, जब अगर उसके स्केल्स को अपने इन अकॉर्डेंस विद द ग्राफ रखेंगे तो. इन अकॉर्डेंस विद द डेटा रखेंगे या तो इन अकॉर्डेंस विद ग्राफ रखेंगे तो. डेटा जितना बड़ा हो ने उतना प्रॉब्लम अपने लिए ये हो जाता है कि डायग्राम को छोटा कैसे करें, क्योंकि बड़ा डेटा भी समझो 1000 2000 3000 इतनी बड़ी बड़ी गैप हो तो कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे. तो इसलिए अपने क्या करते हैं फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 या तो 1000 कर देंगे अगर गैप ऐसी है तो. देन आफ्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस है. तो हम डायग्राम या तो ग्राफ को अलग अलग एक्सिस के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन है उससे अपने रिप्रेजेंट करेंगे. नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर एक्स एक्सिस की बात करें ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स होते हैं, जगह का नाम लिखा जा सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट. लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर अपने वेरिएबल को रखते हैं और वेरिएबल में पॉपुलेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हो, ये सब रखा जा सकता है उसके अंदर. तो दोनों एक्सिस पहले डिफाइन कर लो. सबसे पहला तुम्हारा पॉइंट ये होता है ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे कि दोनों एक्सिस को अपने डिफाइन कर ले और इसमें अप्रोप्रिएट डिटेल्स लिख ले कि दोनों एक्सिस पे क्या क्या प्रेजेंट किया गया है. फिर डेटा टेबल एंड सोर्स डेटा. अब सवाल कि मैंने डेटा कलेक्ट किया कहाँ से लिया, जो डेटा कलेक्ट किया उसको मैंने कहाँ से लिया. तो डेटा और ग्राफ के ऊपर जो भी डेटा रखी जाती है उसके अंदर सोर्स ऑफ डेटा मेंशन करना है, मतलब मैंने डेटा कहाँ से लिया.
नॉर्मली डेटा कहाँ से लिया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसी के पास से, जैसे CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। दूसरा CSO के बाद एक और है उसके अंदर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक की डेटा हो सकती है, इसी तरह से IMF की डेटा हो सकती है। तो सोर्स डेटा हमने कहाँ से कलेक्ट की, उसका सोर्स हमको बताना पड़ेगा, जिससे सामने वाला जो इस ग्राफ को रीड करेगा या तो ग्राफ को चेक करेगा, उसको लगेगा ये डेटा हमारे लिए ज्यादा रिलायबल, उसको भरोसा पड़ेगा कि डेटा बराबर है, और जो ग्राफ है वो भी उसके बेस के ऊपर है, मतलब बराबर ही होगा ऐसा। एंड द फाइनल थिंग इज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। So when the picture is not drawn from self-explanatory data, but is drawn from data simplified with statistical formula. फॉर्मूलाज नहीं होता कभी भी, फॉर्मूला के बाद में ई लिखो तो आपका प्लूरल होता है, बिकॉज फॉर्मूला इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो किसी लैंग्वेज में से लिया गया है, तो इंग्लिश में कैसे एस लगा देते हैं, तो फॉर्मूलाज। इसी तरह से रेडियस है, अपने रेडियस लिखते थे तो रेडियस सिंगुलर के लिए, लेकिन ज्यादा होते रेडाई लिखते थे, RADII, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं। जितने भी दूसरी लैंग्वेज में से कैरी किए गए या तो बोरो किए गए लेटर्स या तो वर्ड्स, तो उसके प्लूरल्स थोड़े अलग होते हैं। तो फॉर्मूला ऐसे, सिलेबस प्लूरल क्या होता है? सिलेबाई, डबल आई लास्ट में, ई के बाद में US निकाल देना है, जहाँ पे US हो ने तो रेडियस में भी US है तो डबल आई कर दिया, सिलेबस में भी US है तो डबल आई कर दिया, उसका प्लूरल ये होता है। अपने तो सिलेबसिस बोलना ही है ना, रेडियसिस, फॉर्मूलाज। It is appropriate to state the statistical method briefly, यानी हम statistical method को पहले से बता देंगे, जैसे कि अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया हो तो कैसे कन्वर्ट किया वो बता देंगे, राइट। अभी जो चैप्टर भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीख रहे हो उसमें इंडेक्स नंबर में वैसा ही है ना, अपने उस डेटा को कन्वर्ट करते जाते हैं, एक डेटा में से दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं, राइट। वेट्स देने का कभी आएगा तो वेट देंगे, तो कैसे कैलकुलेट किया उसका उसका कैलकुलेशन आपको साइड पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला तो जानता ही नहीं है कि तुमने इसको कैसे प्रेजेंट किया है। तो सामने वाले को भरोसा कब पड़ेगा? जब उसको पता होगा कि इसके अंदर कौन सी मेथड को यूज किया गया है। सो ये जो क्वेश्चन था ना आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे लिखा है, देखो 2 मार्क के लिए भी पूछा गया है, 5 मार्क के लिए भी। तो मेरा क्वेश्चन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला वो ये है कि कितना लिखना है, 2 मार्क के लिए और 5 मार्क के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप 2 मार्क के लिए लिखने जाते हो ना तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, एक सेंटेंस में लिखेंगे, पॉइंट नहीं। नो वे। लोग क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट के नाम लिख के चले आते हैं, पर वो सामने वाला क्लैरिटी को क्या समझेगा? पॉइंट के साथ 5 मार्क का अगर क्वेश्चन हो तो पॉइंट के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज ओके। चलो 5 मार्क के क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है, पर जब अगर 2 मार्क का पूछा जाए तो इतना बड़ा लिखने थोड़े बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट जो आपका टॉपिक है, फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है द राइट टाइप ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ मस्ट बी चोजन, बस हो गया। देन आफ्टर क्लियरिटी में क्या लिखेंगे, पिक्चर मस्ट लुक नीट एंड क्लियर, बस हो गया। ये 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए, समझे? सिंगल लाइन में खाली उसको डिफाइन करना है आपको, पर अकेला पॉइंट नहीं लिखना है। पॉइंट को एक्सप्लेन तो करना है, पर एकदम छोटा एक्सप्लेन करना है, एक एक लाइन के अंदर उसको एक्सप्लेन करना है, ये 6 लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो, राइट। तो ऐसे आपको 2 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है। जब जब भी ऐसा कंफ्यूजन होगा ना तो आपको समझाता जाऊंगा कि दो एक ही क्वेश्चन है, जो 2 मार्क में भी पूछा गया, जो 5 मार्क में भी पूछा गया। अब 5 मार्क में भी सोचो इतना ही लिख के आना है आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इससे ज्यादा कुछ भी लिखने के लिए, राइट। हाँ, मैं आपको जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो ना इसी क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बार डायग्राम और दूसरे डायग्राम के टाइप्स है ना इसके बाद शुरू होते हैं। तो जब तक वो समझ में नहीं आएंगे तब तक इस क्वेश्चन के अंदर उसको इंक्लूड करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए बता रहा हूँ, समझे ना? तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, देखो ये। इस क्वेश्चन में पहले तो चॉइस करेंगे कौन से वाला बार, या तो बार ग्राफ ड्रॉ करना है या तो पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कौन सा करना है वो। दूसरा उसको नीट एंड क्लीन रखेंगे, हाँ उसके अंदर शेड्स कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं। फिर तीसरा उसके अंदर स्केल्स एंड मेजर, उसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ में एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, नहीं एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा। फिर डेटा टेबल एंड सोर्स डेटा, डेटा कहाँ से लाए हो ये बताओगे तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा ग्राफ रिलायबल और ऑथेंटिक लगेगा ज्यादा। और कैलकुलेशन अगर किया हो कोई भी
तो डेटा को डिराइव करने में कैसे कैलकुलेशन किया उसकी एक सिंगल मेथड आपको बता देनी है उसके अंदर। ये 6 पॉइंट्स उसके अंदर याद रखने, राइट। सो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिए। ये चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है पूरे चैप्टर में। फिर क्या, अब दूसरे क्वेश्चन जो है ना बड़े नहीं छोटे छोटे में पूछे जाते हैं, और इसका 8 मार्क याद रखो। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये 5 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से भी है। तो कई बार लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन 5 मार्क के अंदर हो तो चैप्टर उसके डिसाइडेड होते हैं कि पहले चैप्टर में से पूछा जाएगा, दूसरे में से पूछा जाएगा? नेवर, ये कभी डिसाइडेड नहीं होगा, खास करके इस इकोनॉमिक्स में। हाँ, आपको ओसीएम के अंदर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में भी है कि थर्ड चैप्टर में से 5 मार्क का आता ही है नॉर्मल, बट इसको बांध के बैठ नहीं जाना है। वो लोग क्या मेंटेन करते हैं, 8 मार्क के फर्स्ट चैप्टर में से 8 मार्क्स का पूछना है, तो कितना भी कर लो तुम कोशिश कोई भी पेपर के अंदर देखने की, वो 8 मार्क्स का ही पूछा होगा उसमें से। यानी उसमें 8 मार्क का है तो 8 मार्क का वेटेज रहेगा, बट ये डिसाइडेड नहीं है कि उसमें से एमसीक्यू पूछा जाएगा कि नहीं। ये डिसाइडेड नहीं है कि उसमें से 1 मार्क का आंसर आएगा कि नहीं। ये डिसाइडेड नहीं होता है। हाँ, 8 मार्क डिसाइडेड है। इसीलिए कोई भी आपको बोले ना कि आप पेपर स्टाइल में तो ऐसा है, ब्लू प्रिंट में तो ऐसा है, जो ब्लू प्रिंट जो दी गई है ना आपको, मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की अभी। मैं आपको इकोनॉमिक्स के मटेरियल के साथ में वो प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन ब्लू प्रिंट को देखने के बाद है स्टूडेंट्स और ज्यादा कंफर्म हो जाते हैं कि ब्लू प्रिंट में ऐसा है वैसा ही पूछेंगे ना, बट नेवर। आप पेपर देख लेना कोई भी। अब इसके बाद जो भी आपको मिलेंगे ना पैम्फलेट्स, हर पैम्फलेट के साथ एक पेपर होगा, पास्ट पूछा गया, बोर्ड में पूछा गया, हर पैम्फलेट में एक चैप्टर के पीछे एक पेपर होगा। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट के लिए आपको कोई मटेरियल कहीं से भी परचेज नहीं करना है, नॉट इवन पेपर सेट भी आपको परचेज करने की जरूरत है, क्योंकि पेपर सेट भी मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा सारे, मेरे सब्जेक्ट के चारों चार, राइट। तो आपको पता चलता जाए। 2 चैप्टर में इसलिए नहीं दिए क्योंकि 2 चैप्टर में अभी टेस्ट की शुरुआत होने में टाइम लगेगा। नेक्स्ट संडे जो आने वाला संडे है उस वक्त आपको दूसरे 2 चैप्टर के पैम्फलेट मिलेंगे, तीसरा और चौथा इकोनॉमिक्स का। ये 2 चैप्टर के अभी, ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारे सामने है, दूसरा चैप्टर उसके अंदर पैक है यहीं से। ना अपना क्वेश्चन आ रहा है, देखो जो अपने अलग अलग क्वेश्चन 2-2 मार्क के पूछे जाते हैं उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। नेवर, आपको कभी नहीं आएगा कि टाइप्स ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करो, ये आपको कभी नहीं आएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेज नंबर 4 पैम्पलेट में, और क्वेश्चन नंबर 4। सो डायग्राम्स कितने होते हैं, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे कि डायग्राम्स के टाइप्स आप बताओ, राइट। तो डायग्राम्स के टाइप्स जो है ना उसमें कौन कौन से टाइप्स, एक तो पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, एंड लास्ट में पाई चार्ट या तो पाई डायग्राम। ये अलग अलग आपके 6 टाइप्स के डायग्राम्स है। सब सिलेबस में नहीं है, ये सब सिलेबस में नहीं है। स्कैटर डायग्राम नहीं है, पिक्टो डायग्राम नहीं है, लाइन डायग्राम है, सर्कल डायग्राम नहीं है, बार डायग्राम है, और पाई डायग्राम है। मतलब सिर्फ लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम, 3 है। ड्रॉ करने के लिए 3 है, थियरी चाहे कितनी भी हो। पर है ना, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम बस समझेंगे, ऐसा लिखा ही है ऑलरेडी इसके अंदर। इसमें है ना यहाँ पे वी शैल अंडरस्टैंड वाला, ओके। अब फर्स्ट अपने शुरू कर रहे हैं टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, यानी कर्व। कर्व यानी क्या, फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है, हाथ से अपने पेंसिल से ही डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें स्केल का यूज नहीं किया जाता। और ये आपके सामने जो डायग्राम है ना, जो एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, वो आपको एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, 3 टाइम्स, यस। बट इट इज नॉट रिलेटेड विद दिस चैप्टर, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा नहीं है मैंने कि कब कब पूछा गया उसके बारे में, क्योंकि ये चैप्टर का नहीं, ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आएगा, ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, वहां पे मैंने लिखा हुआ है। ये ड्रॉ करने की डायग्राम 5 मार्क का क्वेश्चन है कंपलसरी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर विल बी डायग्राम। 5 मार्क का ड्रॉ करने का, एक कच ओनली 1, एक डायग्राम आएगा आपको ड्रॉ करने का, 5 मार्क का लास्ट क्वेश्चन। और वो लास्ट क्वेश्चन में आपको यही होगा, डायग्राम ड्रॉ करने का। और डायग्राम भी टोटल पूरी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 7 है,
उसमें से भी जो पूछे जाते वो 3 अच्छे, यानी 5 में से 5 मार्क्स लाने के लिए मैं जो बोलूँ ना वैसे तुमको इसको ड्रॉ करना है, राइट। ड्रॉ करने की टेक्निक होती है, क्योंकि बार डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा केयर रखती है। ये वाला तो सीधा है, ये जो आपके सामने है वो तो एकदम सिंपल डायग्राम है, इसको आपको इतना ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी, आसानी से ड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि अपने पॉइंट को खाली कनेक्ट कर लेना, सिंपल है। तीनों पे मिला के 7 डायग्राम, हाँ सब मिला के, यानी पूरी टेक्स्ट बुक में सिर्फ 7 डायग्राम, सब तरह के टाइप मिला हुआ। तो इसमें से ये कर्व डायग्राम सिर्फ एक ही है तुम्हारे सामने, लाइन डायग्राम सिर्फ एक ही है, ये जो तुम्हारे सामने है। बार डायग्राम मैक्सिमम है। पाई चार्ट आज तक पूछा ही नहीं गया एग्जाम में, पर 2 मैंने बनाए कि इसमें से पाई चार्ट की प्रैक्टिस कर लो, शायद पूछ ले तो, बराबर नहीं। तो वो जब आएंगे तब अपने देखेंगे। अब यहाँ पे टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम देखिए, कर्व पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप ऑफ अ रिलेशनशिप। स्लोप यानी क्या, देखो स्लोप यानी अपने डिमांड कर्व देखा था, तो डिमांड कर्व वाज ऑलवेज लाइक दिस, डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ आता है इस तरह से, राइट। और जो सप्लाई कर्व है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज स्लोप, इसको स्लोप बोला जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो स्लोप है ये तो तुमने देख लिया, लेकिन कई बार इसमें ये भी लिखा है कि शेप ऑफ द कर्व। शेप का मतलब क्या, आपने जब क्या देखा था उसको, एवरेज कर्व। एवरेज कर्व इस तरह से यू शेप का था, हमने देखा था, इट वाज लाइक अ यू शेप। फिर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व था, वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हमने हॉकी शेप में देखा था इस तरह से, राइट। तो ये शेप हुआ, तो शेप एंड स्लोप, स्लोप यानी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वो स्लोप हुआ। लेकिन जो शेप है यानी मतलब किस तरह की, यू शेप है, हॉकी शेप है, किस तरह का शेप है वो बताना, उसको अपने यहाँ पे शेप में लिखेंगे। फिर आपके सामने 2 वेरिएबल्स होते हैं नॉर्मल, और इस 2 वेरिएबल की रिलेशनशिप अपने ग्राफ से बताते हैं, और इसमें डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाता है, सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, याद रखना ही है, एमसीक्यू में आता ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको अपने एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब एक्स एक्सिस के वेरिएबल पे डिपेंडेंस रखने वाला वेरिएबल, यानी एक्स एक्सिस पे ईयर लिखा हो, तो ईयर के साथ में एक डेटा कनेक्टेड होगा कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन, राइट। इसी तरह से एक्स एक्सिस पे अगर कोई जगह का नाम लिखा हो, जैसे इंडिया लिखा हो, तो इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे वाई एक्सिस पे होगी। तो वाई एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को अपने वाई एक्सिस पे मेजर करना है, तो वाई एक्सिस पे आएगा डिपेंडेंट, और एक्स एक्सिस पे आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिमेंबर, सिंपल है ये। अब आगे देखो, इकोनॉमिक्स ऑफन यूजेस लाइन डायग्राम representing time-based self-explanatory trends of a variable. For example, size of population in different time periods. यानी क्या, पॉपुलेशन हमको मेजर करनी है, तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करेगी, टाइम पीरियड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। इसी तरह से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन अलग अलग साल के, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल, वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो ईयर्स पे डिपेंड करते हैं। देन आफ्टर लिटरेसी रेट, वो भी लिटरेसी रेट तुम्हारा कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट हो गया, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वेरियस ईयर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। सच डायग्राम्स कैन बी टर्म एज टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम्स, उसको अपने टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या करते हैं अपने, सिर्फ डिफरेंट डेटा को कनेक्ट करना है आपको। तो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नीचे बताया गया है, आप देख सकते हो, दिस इज हाउ, आपको पता है कितना सिंप्लीफाई करके ये लोग पूछते हैं आपको। ये जो पॉइंट है ना 21.64, तो पॉइंट भी नहीं लिखते, ओनली 22, इतना सिंप्लीफाई करके एग्जाम में आपको पूछा जाता है। यानी यहाँ पे पॉइंट है ना 1951-61 के अंदर 21.64, 24.80, तो ये भी नहीं, सीधा 22, 25, 25, 24 ऐसे ही डायरेक्ट डायग्राम, इतना भी सिंप्लीफिकेशन आपको मिल सकता है। सो डायग्राम आपको शो कैसे करना है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और हाँ ये डेटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेटा तो आपको पहले से मिल जाएगा, आपको करना क्या है, उसी डेटा के बेस के ऊपर डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसका एनालिसिस लिखना है 4 पॉइंट के अंदर, ओनली 4 पॉइंट्स के अंदर। इसीलिए मैंने आपको मना किया कि इसको अभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन का चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक ये डायग्राम कैसे समझेंगे, राइट। हाँ, आप ये बता सकते हो किसी को, देखो डायग्राम के स्लोप के ऊपर से
आप ये बता सकते हो कि कैसा हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1951 से लेके 61 के बीच में, हाँ देख सकते हो, ये जो है ना इंक्रीज हुआ, बाद में थोड़ा सा डिक्रीज, स्लाइड डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद में फटाफट डिक्रीज करना शुरू करता है। यानी 21.64 से 24.80 देखो तो बढ़ेगा, पर 24.80 से 24.66 मार्जिनल कम हुआ, एकदम थोड़ा सा कम हुआ। फिर उसके बाद में 23.87 और कम हुआ, 21.54 और कम हुआ, 17.64 और कम हुआ, और अभी प्रेजेंटली 2020 के अंदर उन्होंने सिर्फ सपोज किया था, यानी एस्टिमेट लगाया था, वो 1.31 यानी मतलब 13 पॉइंट समथिंग है, कम हो रहा है। यानी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना, वो इंडिया में धीमे धीमे कम हो रहा है। कम होने के पीछे का कारण क्या? नॉट बिकॉज के डेथ बढ़ रही है, बिकॉज बर्थ रेट कम हो रहा है। ये अपने इसके चैप्टर में यानी पॉपुलेशन के चैप्टर में डिटेल में सीखेंगे कि क्या रीजन है, ये ग्राफ पहले ऊपर क्यों गया और फिर नीचे क्यों आया। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जस्ट अपने सोशल प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आपको समझाऊं ना, तो पहले क्या होता था, बच्चे होते थे मर भी जाते थे, तो पेरेंट्स को ऐसा कि अगर 5-6 बच्चे हो ना, इसमें से 2-3 मर भी जाए तो बाकी के सहारा तो बनेंगे हमारा। अब हुआ क्या बाद में कि गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया, तो पर मेंटालिटी सुधरने में तो टाइम लगता है ना। लोगों की सोच अभी भी ऐसी थी कि 6 पैदा करो 4 बचेंगे, और अभी 6 के 6 बचने लगे। अब क्या करेंगे? तो पॉपुलेशन एकदम बूस्टअप हुई, यानी एकदम फास्ट इंक्रीज हुई, एकदम इन्फ्लेटेड रेट के ऊपर। तो ये जो 51-61 का टाइम पीरियड है ना, उसमें अपने बहुत सारी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल पा लिया। पोलियो के अंदर वैक्सीनेशन चालू हो गया था, मलेरिया से मरने वाले कम हो गए थे, टीबी के ऊपर कंट्रोल आ गया था। अब ये सारी बीमारी पे कंट्रोल हो, ये सारी भी मेरे घर के अंदर, खुद के अंदर मेरे एक चाचा, दो मेरी फूफी टीबी से मर गए थे। सोचो, तो वो जमाना ऐसा था, पर अब थोड़ा ऐसा है, अब ऐसा नहीं है। तो अभी यही तो सोशल प्रॉब्लम है कि लोगों की मेंटालिटी सुधरने में टाइम लगता है, तो तब तक बहुत देर हो जाती है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्रिएट हो जाती है। अभी आप देख रहे हो ये बाजार में इतना सब हो रहा है। अभी अ, आज शाम को ये लोग मीटिंग करेंगे कोर कमेटी की, शायद लॉकडाउन हो जाएगा, शायद लॉकडाउन हो जाएगा। उसके पीछे ये सब रीजन क्यों बता रहे हैं? बार बार आपको पेपर में पढ़ने को आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जनरल नॉलेज भी बीच बीच में देता रहूंगा। देखो आप बार बार पेपर में पढ़ते जा रहे हो कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन है, म्यूटेशन हो रहा है, ये सब होता क्या है? कोई भी तरह का वायरस जो है ना, वो वायरस खुद में जब तक एक्टिवेट नहीं होता ना, तब तक वो वायरस नहीं है। आपके बॉडी में अभी हजारों लाखों अलग अलग तरह के वायरस हो। वैसे तो एक टाइप का वायरस करोड़ों में होगा, करोड़ों में होगा, लेकिन हजारों लाखों तरह के अलग अलग टाइप के वायरस आपके बॉडी में होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इनएक्टिव। तो इसलिए आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर वो वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं कोई कंडीशन के कारण। अब जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो अपना सराउंडिंग, उसकी आंखें नहीं है, उसके कान नहीं है, कुछ नहीं है, वो खाली मल्टीप्लाई करना जानते हैं और अपने आप को फीड करना जानते हैं, खाना जानते हैं और मल्टीप्लाई करना जानते हैं, वायरस। जबकि बैक्टीरिया दिमाग से काम करते हैं। बैक्टीरिया और वायरस में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वायरस क्या करते हैं, फिर अपने आप को सराउंडिंग के साथ साथ में डालने की कोशिश करते हैं। दिस इज म्यूटेशन, इसको बोला जाता है म्यूटेशन। पर सारे म्यूटेशन खराब नहीं होते, कुछ म्यूटेशन सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ म्यूटेशन सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अपने पोलियो की बात करें, तो पोलियो की जब वैक्सीनेशन आ गई, तो जो म्यूटेशन है ना वो सॉफ्ट हो गया, तो पोलियो की इफेक्ट डाउन हो गई। समझे? ऐसे ही बहुत सारे वायरस है जिसकी म्यूटेशन के बाद में इफेक्ट डाउन हो जाती है। फिर वायरस आपकी बॉडी में रहेगा लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, आपको बीमार नहीं करेगा, ऐसा। तो इस तरह से अभी म्यूटेशन जो बढ़ रहा है ना, वो अलग अलग तरह के, एक ही तरह के वायरस। पता है मुझे जो वायरस हुआ था, तो वो B.1.1.7 था, यूके स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, राइट। अभी जो वायरस हो रहा है वो B.1.671 है, अभी जो म्यूटेशन है, जिसके कारण ये इतने ज्यादा जल्दी जल्दी लोग मरते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। और ये इंडिया में म्यूटेशन क्यों बढ़ेगा, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, और कंट्रोल करना इसको बहुत मुश्किल है। वायरस का फैलावा कंट्रोल करना, उसका कॉन्टेजियस जो बोलते हैं ना, वायरस फैलता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
दैट्स वाई ये वायरस इतना ज्यादा फटाफट म्यूटेशन अपना बदल रहा है। पता है खाली ये अकेला बी 1.1.617 या तो 671 उसका जो म्यूटेशन है ना 448 है, उसके टाइप्स 448 है और ये खतरनाक हो गया है। पहले सॉफ्ट हो गया था फिर खतरनाक हुआ। यूके स्ट्रेन था ना वो सॉफ्ट था, मेरा वाला जो था ना मुझे जो हुआ था इन्फेक्शन वो सॉफ्ट था, यानी बॉडी में इन्फेक्शन कम होता है पर फैलता जल्दी है, वो फैलता जल्दी था लेकिन उससे बीमार इंसान कम होता था, ये सब इसके अंदर होता है। सो ये सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे प्रॉब्लम्स एक साथ में भी आपके सामने आते हैं एंड लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है ही नहीं कि गवर्नमेंट जो भी फिगर दे रही है वो सब गलत दे रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है लोगों को कि बिहेव कैसे करे, किस तरह से मार्केट में जाए। तो यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि पहले इंक्रीज होता है फिर बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपको पता चलता है इसके अंदर से कि शुरुआत में इंक्रीज फिर स्टेबल फिर डिक्रीज, तो मतलब अब पॉपुलेशन हमारी धीमे धीमे कंट्रोल में आ रही है, ग्रोथ रेट इसका कंट्रोल में आ रहा है। पता है ये कितना होना चाहिए? 10 के नीचे होना चाहिए, मैनेजेबल करने के लिए 10 के नीचे होना चाहिए। आप सोच सकते हो कि 10 के नीचे भी इंक्रीज तो हो ही रही है। सो इज देयर एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड के जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती हो? नॉट अ सिंगल कंट्री, हर कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इंसान हमेशा ये जो वर्ल्ड है ना, ग्लोब, उसके ऊपर प्लेनेट के ऊपर हमेशा अपना बर्डन बढ़ाया जा रहा है और रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है। तो इसी तरह से नेचर उसके सामने अपना बदला ले रही है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं हजारों स्ट्रेन छोड़ दिया, अब आओ मैदान में, तुम भी आ जाओ हम भी आ जाते, बराबर के नहीं? दिस वाज द फर्स्ट थिंग। ये क्या था आपका टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम, इसमें आपने क्या देखा? दो एक्सिस के ऊपर क्या क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने एक्स एक्सिस के ऊपर और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और नॉर्मली टाइम शो करने वाले सारे डायग्राम्स के अंदर अपने ये ड्रॉ करते हैं। पर याद रखो जिस डायग्राम को तुम लाइन डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हो ना, उन सारे डायग्राम को तुम बार डायग्राम से भी ड्रॉ कर सकते हो, यानी लाइन डायग्राम वाले सारे डायग्राम्स को अपने बार डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बार डायग्राम से ड्रॉ होने वाले सारे डायग्राम को लाइन डायग्राम से ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी लाइन से बार में जा सकते हैं बार से लाइन में नहीं आ सकते, सिंपल, इसके ऊपर याद रखना। अब देखो ये डायग्राम सवाल कि ये डायग्राम क्यों सिर्फ लाइन डायग्राम से ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो टाइम पीरियड की गैप देखो, सब में 10-10 साल की टाइम पीरियड की गैप, पहले में 51 61, फिर दूसरे में 61 71, फिर तीसरे में 71 81, एवरी टाइम द टाइम गैप इज सिंपल एंड इक्वल। बट अगर टाइम गैप बदलती रहती हो ना, यू कैन नॉट ड्रॉ टाइम सीरीज ग्राफ, तुम नहीं ड्रॉ कर सकते, बदलती रहती हो, एक में 5 हो एक में 10 हो एक में 15 हो तो नहीं ड्रॉ कर सकते, बार डायग्राम में बदल सकते, बराबर ना? नाउ बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सी नाउ अभी सिर्फ बार डायग्राम के बारे में देखते हैं। तो a bar diagram shows distribution of the value of a variable in various component। तो अगर कोई आपको पूछे कि इसकी डेफिनेशन एक मार्क के अंदर कितनी लिखनी है, तो जस्ट दिस डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे कि बार डायग्राम शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन वेरियस कंपोनेंट, खाली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, कनेक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। लाइन डायग्राम क्या बता रहा है? कनेक्शन बता रहा है, ये आपको क्या कनेक्शन नहीं खाली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिटरेसी रेट इन कंट्री इन वेरियस ईयर्स और लिटरेसी रेट अमंग फीमेल्स एंड मेल्स इन पर्टिकुलर ईयर। अब यही चीज आपने ऊपर भी देखी थी, टाइम सीरीज ग्राफ में भी आपने देखी, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जहां पे लाइन डायग्राम है ना वहां पे ये डायग्राम अपने ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ किया जा सकता है एंड वर्टिकल भी ड्रॉ किया जा सकता है। नॉर्मली अपने वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला ड्रॉ नहीं करते अपने नॉर्मली। एंड अ सेपरेट बार इज ड्रॉन फॉर ईच सेक्शन, हर सेक्शन के लिए अलग बार ड्रॉ करना है, हर सेक्शन के लिए, यानी हर रीजन के लिए अलग बार ड्रॉ करेंगे, राइट? हर टाइम पीरियड के लिए हर अलग बार अपने ड्रॉ करेंगे। और इसकी हाइट और लेंथ है ना, वो क्या बताता है, हाइट या तो लेंथ, वो उसकी वैल्यू बता रहा है। अभी 30 होगा
और 40 होगा, तो 30 से ज्यादा ऊंचा कौन सा बार होगा? 40 का, सिंपल। तो 40 आपको क्या बता रहा है? लेंथ, उसकी हाइट जो है वो किससे पता चलती है? हाइट से ये पता चलता है तो कितना ज्यादा है कितना कम है, वो हाइट से पता चलता है उसके। एंड द वैल्यू फॉर दैट सेक्शन और टाइम पीरियड इससे पता चलता है। एंड बाय कंपेयरिंग द हाइट लेंथ ऑफ द बार्स अ कंपैरिजन कैन बी मेड ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच सेक्शन, यानी हर सेक्शन की कंपैरिजन अपने कर सकते हैं। अब बार डायग्राम के टाइप्स की बात करो तो ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। दे आस्क यू कि स्टेट द टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो इसमें पहला तो सिंपल बार डायग्राम है, सिंपल एक बार होगा उसके अंदर। दूसरा क्लस्टर बार डायग्राम होता है, आप आगे देखो पता चलेगा आपको डायग्राम में। सिंपल बार डायग्राम, देन आफ्टर क्लस्टर्ड बार डायग्राम एंड डिवाइडेड बार डायग्राम, वन बाय वन सीखेंगे। आज सिर्फ अपने सिंपल बार डायग्राम तक कंप्लीट करेंगे। अ सिंपल बार डायग्राम रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ओनली वन वेरिएबल ओवर अ बेस, सिर्फ एक वेरिएबल ओवर अ बेस। बेस यानी उस बेस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हमने सिर्फ एक वैल्यू खाली बतानी है। से रीजन्स या तो ईयर्स, इट गिव्स अ विजुअल इफेक्ट ऑफ द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल बिटवीन रीजन्स एज इन सो। अब ये शायद समझ में ना आए लेकिन ग्राफ को देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब यहाँ पे सोर्स में क्या लिखा है नीचे सी? हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। इसका मतलब ये इमेजिनरी है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकते। बेस ग्राफ ये वाला जो आपके सामने वो वाला एग्जाम में नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब ये खाली समझाने के लिए आपको बताया गया। सी नाउ यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सबको अलग अलग बार से अपने ड्रॉ कर दिया है, सिर्फ एक ही बार से ड्रॉ किया है। इसको शो कैसे किया है? सिर्फ एक ही बार से अपने शो किया है। इसमें आप देख सकते हो 65 इज द हाईएस्ट, तो 65 हाईएस्ट हो तो 65 का बार भी सबसे हाईएस्ट है। एंड 30 इज द लोएस्ट, तो 30 का बार भी क्या है? सबसे नीचा है, सबसे छोटा है। बस यही इसके अंदर समझना है। तो सी नाउ यहाँ पे आपका सिंपल बार डायग्राम खत्म होता है। तो हमने अभी क्या सीखा? ये बार डायग्राम के अंदर के बार डायग्राम आपको क्या बता रहा है? सिर्फ बार्स के अंदर ड्रॉ करना, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। और जिस डेटा के लिए अपने लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सारी डेटा के लिए अपने बार डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। और बार डायग्राम के हमारे 3 टाइप से। सबसे पहला तुम्हारा सिंपल बार डायग्राम जिसमें सिंगल एक ग्राफ होता है, दूसरा क्लस्टर बार डायग्राम और तीसरा डिवाइडेड बार डायग्राम। डिवाइडेड तो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं है, यानी एक भी क्वेश्चन इसमें है ही नहीं जिसके अंदर आप डिवाइडेड बार डायग्राम ड्रॉ कर पाओ। तो पूछेंगे कैसे, वही सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, क्लस्टर बार डायग्राम 3 है, 3 अलग अलग है। तो 3 में से 2 जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक वाला है वो बना लिया है मैंने कि आपको प्रैक्टिस मिले। अदरवाइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोलता भी जाऊंगा कौन सा वाला। जो पहला डायग्राम इसके पहले आपने देखा ना टाइम वाला, वो ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ में से एक है, समझो। ओके, हाँ वो 5th चैप्टर में आएगा पॉपुलेशन वाले। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका आज का जो काम है यहाँ पे कंप्लीट होता है। लिंक भेज रहा हूँ इसकी। ओके, नो प्रॉब्लम। यस अश्विन, कोर्स।